नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्राचीन भारत में स्थापत्य कला और गुप्तोत्तर काल को। आज हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चाणक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? चाणक्य वंश का सबसे महान शासक था पुलिकेशन द्वितीय को। पुलिकेशन द्वितीय को चाणक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। अगला प्रश्न है, मामल्लपुरम में रथ स्मारक का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो मामल्लपुरम में रथ स्मारक का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने कराया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पांड्य राज किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? तो पांड्य राज मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की है? अर्थात उसके आकार जो है चतुर्भुजाकार है। नटराज की कांस्य मूर्ति का आकार चतुर्भुजाकार है। आगे नोट है कि दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति को विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो कवि कालिदास के नाम का उल्लेख ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। अगला प्रश्न है, चोलों का राज किन क्षेत्रों में विस्तृत था? तो चोलों का राज कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भागों में विस्तृत था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस राजवंश के शासक ने अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश के शासक अपने राज्य काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? तो चोल साम्राज्य को मलिक काफूर ने समाप्त किया था। आगे हम लोग देखेंगे संगमकालीन प्रमुख साहित्य और उसके रचनाकार। तो पहला जो है त्रिकुराल या कुराल इसको बोला जाता है। इसके रचनाकार थे तिरुवल्लुवर। दूसरा है अहनानूर, इसके रचनाकार थे रुद्र शर्मन। तीसरा है तोल्कापियम, इसके रचनाकार थे तोल्कापियर। चौथा है जीवक चिंतामणि, इसके रचनाकार थे त्रुकदेवर। अगला है शिल्पाधिकारम, इसके रचनाकार हैं इलंगो आदिगल। आगे है मणि मेखले, इसके रचनाकार थे शीतलेस्त्रनार। अगला है मरुगरुपाद्य, इसके रचनाकार हैं नकीरर। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख राजवंश, उसकी राजधानी तथा संस्थापक। सबसे पहला है इसमें चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय और इसकी राजधानी था चोल वंश का तंजोर। दूसरा है कांची पल्लव वंश। पल्लव वंश का राजधानी था कांचीपुरम और इसके संस्थापक थे सिंह विष्णु। तीसरा है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का राजधानी था मान्यखेत और इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। चौथा है होशल वंश। होशल वंश का राजधानी था द्वार समुद्र और इसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन। आगे है काकतीय वंश। इसकी राजधानी थी अमकोंड और इसके संस्थापक थे बीटा प्रथम। आगे है गंग वंश। इसकी राजधानी थी कुबलाल व तलकाड और इसके संस्थापक थे वज्रहस्त पंचम। अगला है पाल वंश। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी और इसके संस्थापक थे गोपाल। आगे है सेन वंश। सेन वंश की राजधानी लखनौती थी और सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। आगे है पांड्य वंश। पांड्य वंश की राजधानी मदुरै थी और इसके संस्थापक थे नेडियोन। आगे है गुर्जर प्रतिहार। इस वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और इसकी राजधानी थी कन्नौज। अगला है चालुक्य कल्याणी। इनकी राजधानी थी मान्यखेत कल्याण और इसके संस्थापक थे तैलप द्वितीय। आगे है चालुक्य बादामी। इसकी राजधानी थी वातापी और इसके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम। आगे है चालुक्य व्यंगी। इनकी राजधानी व्यंगी थी और इसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। अगला है गरहवाल। गरहवाल वंश की राजधानी वाराणसी थी और इसके संस्थापक चंद्रदेव थे। आगे है सोलंकी वंश। इनकी राजधानी अनहिलवारा था और इनके संस्थापक मूलराज थे। आगे है परमार वंश। इसकी राजधानी धारा नगरी थी और इसके संस्थापक उपेंद्र थे। आगे है कलचूड़ी वंश। इनकी राजधानी त्रिपुरी थी और इसके संस्थापक थे कोक्कल। आगे है
चौहान वंश की राजधानी अजमेर या अहिछत्र था और इसके संस्थापक वासुदेव थे। आगे है चंदेल वंश, इनकी राजधानी खजुराहो महोबा और इसके संस्थापक थे ननूक। आगे प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। अगला प्रश्न है चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर मेरूर शिलालेख में है। अगला प्रश्न है किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे? तो कोलोतुंग प्रथम के कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाले शासक कौन था? तो बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाले शासक राजेंद्र प्रथम थे, जिसकी नौसैनिक शक्ति के विस्तार से इन्होंने ऐसा किया। अगला प्रश्न है संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है? तो संगम साहित्य में कदंब का अभिलेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल जो है तमिल भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है कदंब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? कदंब राजाओं की राजधानी वनवासी स्थित थी। आगे नोट है कदंब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदंब ने 4वीं शताब्दी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपनी सत्ता स्थापित की थी। अगला प्रश्न है तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तमिल रामायणम अथवा रामावतारम के लेखक कंबन थे। अगला प्रश्न है श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो ये थे कोलोतुंग प्रथम। कोलोतुंग प्रथम ने सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया और श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता घोषित किया। अगला प्रश्न है कि चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। अगला प्रश्न है दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो तकोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोर्डू के नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है, उस बंदरगाह का नाम है अरिकामेडू। अगला प्रश्न है संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी या कन्नगी कौन है? तो तमिल महाकाव्य मणि मेखले की नायिका है कन्नगी। आगे नोट है चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेन गुट्टुवन था जो नेदू नजेरल का पुत्र था। इसके काल में विशेष घटना पतिनी पूजा कन्नागी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति की पूजा की जाती थी। अगला है संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो संगम युग का मणि मेखले ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के किस राजवंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो पांडे राज्य के राजा ने। अगला प्रश्न है तोल्कापियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो तोल्कापियम ग्रंथ तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तोल्कापियम संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वेंगी नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन हैं? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा, पोन्ना एवं रन्ना थे। अगला प्रश्न है संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? संगम काल के सबसे प्रतापी शासक करिकाल थे। अगला प्रश्न है महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक पेरुंदेव नार थे। अगला प्रश्न है दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुराल के लेखक कौन थे? तो दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुराल के लेखक तिरुवल्लुवर थे। अगला प्रश्न है संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो संगम युगीन चोल शासकों का धर्म शैव था। अगला प्रश्न है संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना का काल क्या है? तो संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचना का काल 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक है। आगे हम लोग देखेंगे संगमकालीन प्रचलित शब्दावली, जिसमें पहला है वरियम। इसका मतलब होता है क्षेत्र की उपज की दृष्टि से लिया जाने वाला कर। वरियम या वरियम वसूलने वाला अधिकारी, वरियर को वसूलने वाला अधिकारी वरियम कहलाता था।
दूसरा है कराई। कराई का मतलब होता था भूराजस्व लगान, जो उपज का 1/6 भाग होता था। यह राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। अगला शब्द है इराई। इसका अर्थ होता था सामंतों द्वारा दिया जाने वाला कर या युद्ध में लुटे हुए माल में राज्य का हिस्सा। अगला है इराबू। इसका मतलब होता है जबरन लिया जाने वाला उपहार। उसके बाद है उल्गू या संगम। इसका मतलब होता है सीमा शुल्क व मार्ग कर, राज्य की आय का दूसरा सर्वप्रमुख स्रोत था यह। तीसरा है कड़मई या पाडुवडु। राजा को दिया जाने वाला शुल्क कड़मई या पाडुवडु कहलाता था। अगला है माँ व बेली। माँ व बेली जो होता था ये भूमापक इकाई है। कलम, इसका मतलब होता है अनाज के तौल की इकाई को कलम कहा जाता था। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन को एवं मनन शब्द प्रयुक्त होते थे। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए कोन को एवं मनन शब्द प्रयुक्त किया जाता था। अगला है प्रश्न, संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? तो संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन स्कंद या अन्य नाम कार्तिकेय कुमार या सुब्रमण्यम से ताल्लुक रखते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को मरुदम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरईउर से हार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो कारिकाल जो है ये उरईउर से राजधानी को हार स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय वस्त्र उद्योग था। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया? तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन कहा गया। आगे नोट है, संगम युग में उरईउर कपास या सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। संगम काल में उरईउर जो है कपास और सूती वस्त्रों के व्यापार के लिए विख्यात था। अगला प्रश्न है, किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नीपाले के रचयिता रुद्राकर को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो ये करिकाल के द्वारा 16 लाख मुद्राएं दिया गया था। अगला प्रश्न है, वह संगम कालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है? तो परिपादल में भक्त प्रहलाद का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस पांडे शासकों ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी? तो इसका उत्तर होगा नोडियन। नोडियन ने समुद्र पूजा की आरंभ करवाई थी। आगे नोट है, राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलपुरम को अपनी नई राजधानी बनाई थी और गंगैकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।